Hello everyone, welcome to the class, and in this video we are going to cover the most important question from the chapter The Rise of Hitler and the Nazism and the Rise of Hitler, chapter number 3 from history class 9. And बहुत सारे क्वेश्चन बचा इसमें जो आने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे. हम ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस करेंगे. आप इतना कर लेना एंड यू विल बी गुड टू गो. इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी. Before we actually start with the class, let me tell you something very important. वेदांतु हैव अ लॉट्स ऑफ ऑनगोइंग कोर्सेज जिन पर बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा है. तो अगर आप लोगों को कोई भी कोर्स लेना है, सो वी हैव 79% ऑफ रनिंग ऑन वेदांतु courses. So bacha, if you know somebody and if you yourself want to purchase that particular course, so the Vedantu Freedom Festival is ongoing, so definitely you guys have to consider this particular discount, and it's a bumper offer, so definitely go and check this out. Apart from that, this is something very important. Before we actually begin with the class, this is something, अगर आपको फ्री का आईफोन जीतना है, फ्री में अगर आपको लग रहा है कि यू आर टैलेंटेड एंड यू कैन विन अ लैपटॉप और अ मैकबुक और अ आईपैड, अगर आपको लग रहा है ना कि आप टैलेंटेड हो, कहीं ना कहीं स्टैंड करते हो अपनी लाइफ में, और आप वो चीज़ जब आपके घर पे आएगी तो एवरीबडी विल बी रियली हैप्पी अबाउट इट. सब लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे कि देखो हमारे बच्चे ने फ्री में कुछ जीता है. फ्री में नहीं जीता है, उसने हार्डवर्क किया उस चीज़ के लिए. तो ये जो हमारा पूरा बच्चा होने वाला है, दैट इज MVSAT. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. इट इज जीरो जीरो एंड जीरो. कुछ पे नहीं करना आपको इसमें बच्चा, एंड इसमें बस एक ही चीज करनी है, बस रजिस्टर करना है अपने आप को, एंड दैट इज थ्रू जो फॉर्म लिंक ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसका लिंक दिया हुआ है. आपको बस उसमें अपना जो है फोन डाल के एंड OTP डाल के रजिस्टर कर लेना है, एंड रेस्ट ऑफ द डिटेल्स विल बी टोल्ड टू यू बाय द वेदांतु टीम इटसेल्फ. तो बस इसमें कुछ नहीं करना, अपने आप को रजिस्टर करना और फ्री की चीजें जीत जाओ. तो क्या ही चीज है ना, आईपैड मिल जाएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी. आईपैड जितनी रैंक नहीं आएगी तो क्या हुआ, हेडफोन जितनी फोन जितनी रैंक आ जाएगी, और बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइसेस जो हैं उतनी तो लेके आओ. एटलीस्ट अपना खुद से कुछ तो लगेगा कि खुद से कुछ किया है लाइफ में. जस्ट विद दिस, नॉट इवन स्पेंडिंग मनी, किसी से बोलना भी नहीं पड़ेगा कुछ. तो हैव दैट थिंग एंड शो योर टैलेंट एंड विन प्राइजेस. ओके, चलो करते हैं बच्चा क्लास को स्टार्ट. क्लास को स्टार्ट करने से पहले वी आर गोइंग टू कवर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड बहुत सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर में है. ये चैप्टर 51 पेजेस का है. हाउ मच डिड आई जस्ट रियली से? 51 पेजेस. कैन यू इमेजिन हाउ मच दैट मस्ट बी? 51 पेजेस का चैप्टर हमें क्या क्या नहीं पढ़ा रहा होगा, और हर चीज इंपॉर्टेंट ही लगती है. कुछ चीज ऐसा नहीं लगता है कि फालतू में गिवन है या ये नहीं पूछी जाती है. मैंने आपको कितनी बार बोला है बच्चा कि क्लास 9th लिटरली बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, क्लास 9 बोलो ना आपको, लिटरली बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है अगर हम उसको क्लास 10 से कंपेयर करेंगे. और ये ट्रांजिशन बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं कि अरे क्लास 9 ही तो है, और यहाँ पर वो फंस जाते हैं. तो जो हमारे क्लास 9 में थोड़ा सा भी अपने आप को पुश कर लेगा ना, जो यूजुअली हार्डवर्क कर रहा है, लाइक 70% एवरेज, 80% एवरेज, यहाँ पर अपने आप को हल्का सा पुश कर लोगे ना, 85 90 95 तक पुश कर लिया, तो 10th विल बिकम हलवा. इट विल बिकम वेरी इजी. एंड व्हाई डू आई मीन टू से हलवा? बिकॉज हलवा एक ही रेसिपी से बनता है, फटाफट उसको बनाओ खा लो. इट इज नॉट लाइक कढ़ी चावल, इट्स नॉट लाइक कोफ्ता, इट्स नॉट लाइक पास्ता जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट डलते हैं, है ना. तो ये हलवे की तरह हो जाएगा. 10th में इसको इसको तो मिनटों में साफ सफाया कर देंगे. सो जितने भी बच्चे, अगर आप क्लास 9 में हो और आपने थोड़ी चीजें सीरियसली पढ़नी है, तो दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड योर बेसिक्स, बिल्ड योर फाउंडेशन, एंड यू विल बी गुड टू गो. दिस इज माई वेरी ये गलतियां हैं जो सीखी हैं कि 9th में पढ़ाई करो तो 10th विल बिकम वेरी इजी. चलो, चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3. बच्चा कहाँ जा रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंड यू विल ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस जो भी मैं आपसे पूछने वाली हूँ. एक एक करके हम एक एक क्वेश्चंस को चेक करेंगे, एंड वील सी वॉट एवर इज देयर, सारी चीजें डिस्कस करेंगे. ठीक है, वी आर कवरिंग चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. ठीक है, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट्स जस्ट ट्राई टू डू. द ग्रेट डिप्रेशन वॉज अ पीरियड ऑफ, किस चीज का टाइम था ये ग्रेट डिप्रेशन? लोग बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, है ना. लोग बहुत क्या चले गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे. लेकिन क्यों डिप्रेशन में चले गए थे? उनकी जिंदगी में कोई दुख था, कोई दर्द था, कोई पीड़ा थी. व्हाट चैलेंजेस दे वर फेसिंग? कौन से लेवल पर? सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, या फिर पॉलिटिकल लेवल पर? क्या बोलोगे आप, कौन सा पीरियड था ये? 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था. ठीक है,
1929 में एक बहुत ही बड़ा जो है एक्सचेंज जो है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी शेयर मार्केट बोली जाती है जिसमें लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली क्रैश हो गई थी। अब इसका क्रैश होने का मतलब क्या है? अरे इसका हमारे चैप्टर से क्या मतलब है? पूरी स्टोरी वैसे तो तुमको पता है, बट आई रिपीट वंस अगेन फॉर ऑल ऑफ यू, वी ऑल नो दैट, हमें सबको पता है कि ये कहाँ पर है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज नहीं पता तो ये यूएस की स्टॉक मार्केट है। ओके, दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जैसे हमारे पास बॉम्बे का है स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ही यहाँ पर आपका वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है यूएसए के पास। इतनी तो बातें आपको क्लियर हो। क्या होता है इसमें? लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब पैसा इन्वेस्ट छोटा मोटा नहीं करते, पूरी दुनिया अपना पैसा इन्वेस्ट कर दी है इसमें। यूएस के पास सबने अपना पैसा इन्वेस्ट करा होता था क्योंकि यूएस उनको वो पैसे का डबल ट्रिपल एंड क्वाड्रिपल करके देता था कि अरे मेरे को 100 रुपए देने का, मैं तुमको 400 देता हूँ फिर, है ना। इस तरीके का प्रॉमिस यहाँ पर चल रहा था और लोग बहुत पैसा कमा भी रहे थे। एंड 1928 में वो एक र्यूमर बोलो या ऐसे सिचुएशन बोलो कि कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर मार्केट कोलैप्स हो गई। सब लोगों ने बोला कि जितने भी यहाँ पर लोगों ने अपना पैसा 400 रुपए, $400 कुछ भी यहाँ पर जो अपना लोगों ने दिया हुआ था, दे सेड हमें तो अपना पैसा वापस चाहिए, हमें लग रहा है हमारा पैसा डूबने वाला है, कुछ तो बहुत बड़ी चीजें होने वाली है। एंड विद इन अ फ्यू आवर्स सब लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया और ये मार्केट क्रैश हो गई। इमेजिन एक बैंक से सब लोग एकदम पैसा निकाल ले, बैंक खत्म हो जाएगा, उसी टाइम बैंक खत्म है। तो ये चीज बच्चा हमें यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए दैट 1929 में जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो यूएस में हुआ था, इससे पूरी दुनिया को बहुत फर्क पड़ा था बिकॉज पूरी दुनिया अपना पैसा यहाँ पर लगाती थी। अब जब ऐसा हुआ तो याद रखना कि जर्मनी को भी बहुत ज्यादा हेल्प किया हुआ था, ठीक है। जर्मनी को भी यहाँ पर आपके प्यारे से यूएस ने हेल्प किया हुआ था। अब जो इंसान खुद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, जिस इंसान को खुद अभी पैसे की जरूरत है, तो वो जर्मनी को बोलेगा कि अरे मेरा पैसा वापस करो। तो जो भी सारी चीजें होंगी बच्चा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी एंड दैट वाज सच अ इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। सो दैट वाज ये जो 1929 से 1930 का टाइम पीरियड था, दैट वाज अ वेरी सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस एंड जिसके वजह से जर्मनी में बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट हुए थे। एंड वही वन ऑफ द रीजन था जिसके वजह से हिटलर जैसा इंसान पावर में आ गया था, बिकॉज जो लोग वहां पर काम कर रहे थे वो कुछ लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत पा रहे थे, बिकॉज तुम्हारे वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रही है, ये लो तुम कितने खराब से हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रही, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होनी शुरू होगी। और पॉलिटिक्स में तो वेमार रिपब्लिक ने हद ही करी हुई थी। ऐसा लोगों की सोच में चेंज आ रहा था, ठीक है। तो पूरी स्टोरी मैंने आपको पूरी स्टोरी रिवाइज करा दी है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। व्हाट इज द जर्मन पार्लियामेंट नोन एज? नाउ वी नो दैट वी हैव टू रिमेंबर everything about the France. Yes, we have to remember everything about the Russia. Yes, we have to, जिसका पार्लियामेंट डूमा। और वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर जर्मन पार्लियामेंट। तो जर्मन पार्लियामेंट का नाम अगर आपने मुझे बता दिया तो बड़ा मजा आएगा। व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ जर्मन पार्लियामेंट नोन एज? क्यों इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट? बिकॉज पार्लियामेंट में ही वेमार रिपब्लिक बैठती थी, वहीं पर सारे डिस्कशन होते थे एंड जो भी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती थी वो किसी के भी पार्लियामेंट में ही होती है। इंडियन पार्लियामेंट एज सच कुछ नाम नहीं है, हम अपने पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही बोलते हैं, ठीक है। चलो इनके पार्लियामेंट का नाम था, जो जर्मन पार्लियामेंट इज नोन एज रिश्ताग। बोलते थे बच्चा, रिश्ताग नाम है यहाँ पर आपके जर्मन पार्लियामेंट का। सुपर से भी डुपर वाला हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पर। नेक्स्ट अप वेरी वेरी इजी, करो आप लोग, बहुत अच्छे से कर लोगे। A camp where people were isolated, detained without due process of law, referred to as, क्या बोलते थे इसको? चलो जल्दी से बता दो। एक ऐसा कैंप, और हमने इसको पढ़ा है, कैंप तो हमने एक ही तरीके का पढ़ा है, और ये सबसे पहला एक्शन था हिटलर का जिसमें उसने अपने आर्क एनिमीज, उसके कट्टर दुश्मनों को भेजना शुरू किया था। डू वी रिमेंबर जो स्पार्टस लीग के लोग थे, जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट पार्टी को बिलीव कर, क्यों हिटलर की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी, जो हमने पूरा चैप्टर में पढ़ा है ना। तो मुझे कौन बताएगा ये जो कैंप्स थे बच्चा, दिस कैंप्स जहां पर लोगों को आइसोलेट करके रखा गया था, वो क्या थे? जल्दी से याद करो। दोज वर दी कंसंट्रेशन कैंप। इनको पहले क्या करता था, इनके साइड साइड में इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती थी, अगर कोई जाएगा तो उसको शॉक भी लगेगा। एंड दे अब वो बोलता था कि नहीं नहीं तुम तो डिजर्विंग ही नहीं हो, तुम गलत करो, ऐसे ऐसे चीजें करता था। अब नाम से क्या लग रहा है, कितना अच्छा नाम है ना, कि वाह कंसंट्रेशन लग रहा है, कुछ योगा मेडिटेशन करने जाएंगे। मारते थे वहां पर लोगों को, जान से मारते थे, जिंदा मार देते थे, ठीक है। कौन? हिटलर एंड उसके
फॉलोअर। याद आ गया अब जो हम लोगों ने क्रिपल्ड के साथ और ज्यूस के साथ किया था, हेलमुथ के फादर ने बात सुन ली थी, वही है ये, कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजता था। और तो और उससे भी ज्यादा भयानक चीजें होती थी। चलो अब वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। This question talks about which article of the Weimar Constitution actually gave the president the power to impose emergency, suspend civil rights, and rule by the decree. Yes, everyone. Which article of the Weimar Republic and which gave the president the powers to impose emergency, suspend civil rights, and also rule by a decree? What is the name? What is the number of that article? एक आर्टिकल था जो कि फ्लॉ था, यानी कि कमी थी, है ना? क्योंकि वेमार रिपब्लिक भी, जो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, दैट वाज आल्सो जस्ट लाइक, वो अभी भी नई चीजें सीख रहे हैं, तो इसलिए वेमार रिपब्लिक को बहुत बार इन्फेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो वेमार रिपब्लिक के जो लोग थे, ये जो एक रिपब्लिक बना, सबसे स्ट्रिंजेंट वाला रूल्स रेगुलेशन मानते थे। क्रिश्चियनिटी में भी दो तरीके के लोग होते थे, प्रोटेस्टेंट्स होते थे, कैथोलिक्स होते थे। कैथोलिक्स थोड़े से कंजर्वेटिव दिमाग वाले लोग थे। प्रोटेस्टेंट थोड़े ओपन दिमाग वाले लोग थे कि हाँ ऊपर वाले में मानना चाहिए लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। चर्च जो है वो सबके लिए ओपन होना चाहिए, लेकिन कैथोलिक्स का सोच थोड़ा अलग था। तो बच्चा यहाँ पर जो वेमार रिपब्लिक है, दैट हैड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड ऑब्वियसली डिफरेंट आइडियोलॉजी एज वेल। लेकिन ये जो आर्टिकल था, इस आर्टिकल ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम में खड़ा कर दिया था वेमार के कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड इसी को बोला जाता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें, जिसमें गड़बड़ करके हिटलर ने धीरे धीरे चीजों को अपने कंट्रोल में लेके आना शुरू किया और अपने हाथ में सारी पावर लेनी शुरू की। एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट वाज आर्टिकल 48। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक तो आर्टिकल 48 हो गया है, एक इनेबलिंग एक्ट हो गया है, इनेबलिंग एक्ट ऑफ 1933। इनेबलिंग एक्ट ऑफ 1933 ये कुछ ऐसी चीज है बच्चा जिसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके वजह से क्या हुआ था, इसके वजह से सस्पेंड हो गए थे सिविल राइट्स, सब कुछ प्रेसिडेंट का रूल जो है लगा दिया था और प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी थी। इस इनेबलिंग एक्ट ने क्या किया था, स्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप। इसने बच्चा क्या एस्टैब्लिश करा था, डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश किया था आपके हिटलर के। इस अकॉर्डिंगली एक्ट पास करके उसने क्या करा था, पूरे अपने जर्मनी में अपना एक डिक्टेटरशिप, अपने आप को एक डिक्टेटर अनाउंस कर दिया था। एंड इवेंचुअली थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। ओके चलो, next up we have who offered the chancellorship to Hitler on 30th January 1933। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है, क्या होते थे, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि कलेक्टिवली हाउ मेनी नंबर्स, वॉट एवर नंबर इट वॉज, दे वर कॉल्ड एज, इनको बोलते थे कैबिनेट। कलेक्टिवली बच्चे इसको कैबिनेट बोलते थे। ठीक है, ये आज कैबिनेट इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें इंडिया के टॉप मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर, राइट, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, होम मिनिस्ट्री, ये टॉप मिनिस्टर्स आज इंडिया में भी फॉलो होता है। ये कैबिनेट उस टाइम जर्मनी में फॉलो होता था। एंड दिस कैबिनेट हैड वेरी 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 प्रोमिनेंट लीडर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होती थी, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है ना आज के जमाने में इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल पोस्ट है, वैसे आपके जर्मनी में उस टाइम जो चांसलरशिप होती थी, दैट वाज अ वेरी प्रोमिनेंट पोस्ट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी, मतलब ज्यादातर 99% डिसीजन यही लेते थे। तो इंपॉर्टेंट पोस्ट अगर कोई होगी, तो अगर वो हिटलर जैसे इंसान को मिल जाए, तो क्या मिली थी उसको, चांसलरशिप। ही बिकेम द चांसलर
ठीक है, तो ये क्या बन गया था बच्चा, चांसलरशिप उसको मिल गई थी। क्यों मिली थी, इसकी वजह से उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ गई थी। और ये पावर उसको दी किसने और क्यों दी? ऑब्वियसली बिकॉज ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, लोग इसको घर से बाहर निकल के सुनते थे, एंड एवरीबडी वाज लाइक जब किसी से कुछ नहीं हो रहा है तो लेट्स गिव दिस पर्टिकुलर चांस टू हिटलर, एटलीस्ट हिटलर से शायद कुछ होता है तो करके देख लेते हैं भाई, क्या पता वो कुछ बढ़िया कर दे पूरे चैप्टर में, कुछ तो हमें सीखने को मिलेगा। तो देन व्हाट हैपेंड वाज दैट बच्चा, ये जो चांसलरशिप थी ये हमारे किसको मिल गई, ये हमारे हिटलर को मिल गई। और डेट आपको लिखिए, अब क्वेश्चन तो खुद ही यहाँ से भी आ सकता है कि कौन से डेट को मिला, तो 30 जनवरी 1933। कैसे याद रख सकते हो, देखो इधर भी 3 है और जीरो उसके आगे लगा देना, इधर 1 है और डबल 3 है, तो 30 जनवरी 1933, 30 जनवरी 1933 को आपके हिटलर को ये चांसलरशिप मिल गई। लेकिन किसने दिया था, दैट वाज जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे हिडेनबर्ग। हिडेनबर्ग ने उस टाइम जो है फटाफट से बोला कि चलो एटलीस्ट समबडी इज देयर। लेकिन बहुत सारी पॉलिटिक्स हैं इसमें भी जो हम पढ़ेंगे आने वाले आगे की क्लासेस में। ठीक है, तो हिटलर ने को चांसलरशिप देने वाले इंसान का नाम था आपका प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग। चलो विल ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन नाउ। पीपल ऑफ वेमार रिपब्लिक लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक वॉट, लोगों को वेमार रिपब्लिक में विश्वास ही खत्म हो गया था। तो वो क्या थी, डेमोक्रेटिक डैश सिस्टम। आई विल जस्ट गिव यू वन हिंट आल्सो हियर, इसके आगे एक वर्ड आएगा सिस्टम। तो व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम वाज वेमार रिपब्लिक, क्या वेमार रिपब्लिक ऐसे ही वेमार रिपब्लिक बन गई थी, क्या काम था इस वेमार रिपब्लिक ने, एक बहुत ही बड़ी चीज करी थी। ये जो वेमार रिपब्लिक थी इसे ही यहाँ पर क्या हुआ था बच्चा, 1918 was the time period of what? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इतना टाइम पीरियड खत्म होने के बाद ऑब्वियसली whatever type of monarchy was there in Germany, it was abolished. Monarchy was completely now gone out of hands. अब मोनार्की दूर दूर तक हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, सब कुछ खत्म हो गया। तो अब बोला जा रहा था कि यार ऐसे सिचुएशन में जब राजा नहीं है, हम अभी अभी वॉर से भी हटे हैं, लेकिन ये राजा ने तो सत्यानाश कर दिया, पूरा वॉर कर दिया, गधा कहीं का, कुछ तो इसने अच्छा भी नहीं करा, अब क्या किया जाए। देन इट वॉज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ वेमार रिपब्लिक। ये वेमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है देश को चलाने की। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, सारी बात है, एक भी पॉइंट मिस करोगे तो दिक्कत परेशानी बनेगी। ये जो हमारी क्या है बच्चा, ये जो हमारी पूरी की पूरी वेमार रिपब्लिक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं या ले रही हूं, जो वेमार रिपब्लिक के लोग थे, कि हम देश को बचाएंगे। ओके, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसने प्रॉमिस करी थी वो उसमें बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाती है। अकॉर्डिंगली जो लोग हैं वो इसी वेमार रिपब्लिक को क्या बोलने लगते हैं, नवंबर क्रिमिनल्स बोलने लगते हैं। ओ हो, क्या बोलने लगते हैं, नवंबर क्रिमिनल्स। क्यों बोलते हैं नवंबर क्रिमिनल्स, बिकॉज नवंबर में एक वर्साई ट्रीटी हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज पीस ट्रीटी एट वर्साई। ठीक है, ये वही वर्साई है, ये जो वर्साई था बच्चा, ये यहाँ पर एक ट्रीटी होती है, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पीस। पीस ट्रीटी क्यों बोलते हैं, जब भी दो लोगों की लड़ाई होती है उनको उनकी बातें सुलझाने के लिए एंड उनको 4-5 चीजें सिखाने के लिए, व्हाट यूज्ड टू हैपन इज दैट उनको बहुत सारी चीजें यहाँ पर सिखाई कि अरे ठीक है तुम्हारी लड़ाई होगी, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं झगड़ते हैं एंड ऑल दैट, ऐसे ऐसे करके उनको बहुत सारी चीजें बताई जाती है। एंड देन ये जो पीस ट्रीटी है बच्चा, इसको क्या कर दिया जाता है, वर्साई में बहुत बेइज्जती करी जाती है जर्मनी के लोगों की, कि यू नो द ऑल द एंटायर थिंग्स दैट हैव हैपेंड, ये जो इतना डैमेज हुआ है, ये सब कुछ हुआ है कि तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम ही इसके रिस्पॉन्सिबल हो और इसकी भरपाई करो। और जर्मनी को उसकी इकोनॉमी से कई गुना पैसा भरपाई करने के लिए बोला जाता है।
तो बेसिकली वर्साई में बुलाकर जर्मनी की बहुत गंदी बेइज्जती करी जाती है। तुम खुद सोचो कि किसी देश को ऐसे बोला जाए कि वो वॉर में भी हार गया है, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम आउट कि ठीक है वॉर तो सभी लड़े थे, सो एवरीबडी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। आई वाज नॉट द ओनली वन जो लड़ाई कर रहा था, सब लोग ही लड़ाई कर रहे थे, तो पनिशमेंट भी सब लोगों को मिलनी चाहिए। मतलब नेचुरली तो यही होना चाहिए ना। लेकिन वाई जर्मनी वाज यू नो बिट्रेड। जर्मनी को सबने वो टारगेट बना लिया कि बहती गंगा में हाथ धो लिए तो जर्मनी को नाम लगा दो, जिसके वजह से जितना भी सबका डैमेज हुआ है सब ने अपना लिख के बोल दिया कि अरे मेरा इतना डैमेज हुआ है, मेरा इतना डैमेज हुआ है। एंड दिस डैमेज लेड टू जर्मनीज वेरी वेरी बैड रेपुटेशन। जर्मनी का रेपुटेशन बहुत खराब हो गया। तो व्हेन द वेमार रिपब्लिक के जो लोग थे, व्हेन दे केम बैक इन जर्मनी एंड दे टोल्ड एवरीबॉडी दैट दिस हैज हैपेंड, और वहां पर हमारे साथ ऐसा हुआ और हमसे ये पीस ट्रीटी भी साइन करा लिया और हमें इतना पैसा देना पड़ेगा। तो वो पैसा कहाँ से आएगा आप खुद सोचो। या तो लोगों से टैक्स लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, और या फिर क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। तो उसने उन्हीं देशों से लोन लिया जिसने उनसे ट्रीटी साइन कराई थी। तो दुश्मन फायदा भी उठा रहा है और भाई नुकसान भी वही कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये जो ह्यूमिलिएटिंग जो है चीज थी, ये जर्मनी के लोगों को बहुत फील हो रही थी कि यार बताओ बताओ, नेशनल लेवल पर बेइज्जती करा दी पूरे देश की, है ना। तो दैट वाज हेंस दे वर कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स, बिकॉज नवंबर में इन्होंने ट्रीटी को एक्सेप्ट किया था। तो वेमार रिपब्लिक ऐसा वहां पर नहीं करती है, वापस आ जाती है, बोलती है कि एक भी कुछ भी नहीं देंगे, जमीन भी चली गई। इवन जमीन भी इनकी चली गई थी कि हम आपका ये भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, भाड़ में जाओ तुम लोग, हम तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। आप तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुम और तुम गलत हो, ठीक है, ऐसा जर्मनी को बोला गया था। एंड बच्चा वो जो था, ये जो आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थी, ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम था। यहाँ पर पार्लियामेंट था कौन, जल्दी से मुझे एक बार याद दिला दो। द नेम ऑफ जर्मन पार्लियामेंट इज Reichstag, ठीक है। This is something you have to remember, very very important, as I have been telling you since so long. Okay, chalo. Now we will try to understand this particular question. Yes, everyone. क्वेश्चन का आंसर करते हैं। नाजी पार्टी हैड बिकम लार्जेस्ट पार्टी बाय। जो नाजी पार्टी थी वो लार्जेस्ट कब तक बन गई, क्यों बनी, वी ऑल नो द स्टोरी बिहाइंड। हम सबको इसके पीछे की स्टोरी सबको पता है। नोबडी इज लाइक, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको इसके पीछे की स्टोरी नहीं पता होगी बच्चा। तो आप जल्दी से मुझे एक बार बता दो कि इसके पीछे की स्टोरी किस किस को पता है। अब इसके पीछे की स्टोरी की बात करें तो बहुत अच्छी खासी इसके पीछे की स्टोरी है। द नाजी पार्टी हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी बाय 1932 एक्चुअली। अरे 1999 गलत लिखा है, लेट मी जस्ट करेक्ट। 1932 1932 तक ये क्या है बच्चा, बहुत बड़ी पार्टी बन गई थी। दिख रहा है आप लोगों को, लेट मी जस्ट रीराइट। 1932, ओके, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। क्यों बनी थी ये पार्टी, अच्छा नहीं लग रहा ना, रुको मैं दोबारा करती हूँ, कोई टेंशन है। हम सबका इलाज कर देते हैं। 1932, ओके बच्चा। 1932 तक लार्जेस्ट पार्टी क्यों बनी थी, देखो आप, सिंपल सी बात ये है कि एक बार फिर से विल क्विकली रिवाइज ऑल द रिकैप विल डू, तो हमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाएगा। 1914 1918 वाज द टाइम पीरियड ऑफ व्हाट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था 1914 टू 1918, समझ में आया, बिल्कुल बढ़िया। तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी वेमार रिपब्लिक ने संभाली और वेमार रिपब्लिक बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो रही थी, ठीक है। वेमार रिपब्लिक बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो रही थी। एंड देन केम जो कि नाजी पार्टी थी। नाजी पार्टी ने इतना ज्यादा अपना प्रोपोगंडा चलाया और ये दिखाया कि किस तरीके से वो बहुत अच्छे हैं। और ये हिटलर की पार्टी थी, ऑब्वियसली इसमें हिटलर की आइडियोलॉजी फॉलो होती थी। हिटलर का एक पर्टिकुलर स्टाइल था सल्यूट करने का, स्वास्तिका को वो फॉलो करता था। एंड ही हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लैप ऑल्सो, जो वो क्लैप भी करता था। इस पार्टी में यही सारी बात है। ये जो पार्टी की चीजें थी, ये लोगों को बहुत यूनिक लग रहे थे एंड पीपल वर लाइक बड़ा मजा आ रहा है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे तो थोड़ा अच्छा हम लोगों को लगेगा, लेट्स ट्राई टू डू दिस। एंड ये काफी वायरल भी हो गई थी। एंड ऑब्वियसली जब हम 1933 में चांसलरशिप भी मिली हिटलर को, चलो एक बार रिवाइज करो जल्दी से, व्हेन वाज द चांसलरशिप ऑफ व्हाट, दैट वाज 38
1993 को बच्चा 1933 को आपके हिटलर को चांसलरशिप दे दी थी। और किसने दिया था? हिंडनबर्ग। किसने चांसलरशिप दिया था बच्चा? हिंडनबर्ग ने चांसलरशिप दिया था। नाउ लेट्स गो टू दिस पर्टिकुलर। एक ट्राइपैट्राइट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, जापान एंड डैश। ये वही देश है जो हार गए थे। तो किस किस के बीच में ये साइन हुआ था? इन लोगों ने आपस में अपनी टीम बना ली थी कि ओहो हो आओ हम लोग ना ब्रिटेन के साथ लड़ेंगे, है ना। किसके साथ लड़ेंगे? हम ब्रिटेन के साथ लड़ेंगे, हम फ्रांस के साथ लड़ेंगे, इन सब के साथ। फिर जब यूएस से एंटर होता है 1917 में, तो फिर तो भाई साहब क्या तबाही होती है। सो इट वाज ऑब्वियसली जर्मनी वर्सेस जर्मनी, जापान एंड व्हाट? इट वाज दी इटली। इटली जो है यहाँ पर क्या है बच्चा? हमारा करेक्ट आंसर है इटली, जापान एंड जो है जर्मनी। तो अब आप इसको जो है कैसे याद कर सकते हो? थोड़ा सा जो है कोई ट्रिक निकाले ना, IGJ। तो ये थोड़ा सा एक दूसरे से आसपास ही है। एंड दूसरी तरफ हमारे पास थे UBF, है ना, UBF। तो इस तरीके से ये दो टीम थी एंड ऑब्वियसली ये लोग जीत गए थे और इन्होंने इनके ऊपर काफी ह्यूमिलिएशन किया था। और जापान तो आपको पता है ये दूसरी बारी में भी हिरोशिमा एंड नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, है ना। चलो, सो दिस वाज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये हम लोगों को बचा पता होना चाहिए। चलो, जो नाजी का प्रोपोगंडा था, जो नाजी पार्टी फ्लरिश कर रही थी एंड उसने शुरू शुरू में बहुत बार ट्राई भी किया इलेक्शंस वगैरह करने के लिए, बहुत सारी चीजें करी। तो क्या सबसे मतलब नाजी प्रोपोगंडा में प्रोजेक्टेड किया जाता था हिटलर को हिटलर जो है ग्रैंडफादर है, हिटलर फादर ऑफ द नेशन है, हिटलर इज द रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट, या उसको मसीहा बोला जाता था। डू यू रिमेम्बर एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर जो हमने पढ़ा था? मैम जो लास्ट में आपने बोला शायद वो हमने सुना है। सुना है क्या? क्यों बोलता था ये अपने आप को मसीहा? डू यू नो दैट? ये हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एग्जैक्टली दैट ये अपने आप को मसीहा बोलता था कि जो चीजें खराब हो गई है ना, वो चीजों को मैं ठीक करूंगा और मुझे ऊपर वाले ने भेजा है। लाइक द द सुप्रीम गॉड, सुप्रीम गॉड ने मुझे यहाँ पर भेजा है। ये आप लोगों का जो नुकसान हुआ है, जो भी आप लोगों को चीजें देखने को मिल रही है, वो सब चीजों को मैं ठीक करूंगा। ये किसने बोला था? ये आपके हिटलर के प्रोपोगंडा में था ना। प्रोपोगंडा क्या होता है? एक ऐसी चीज करना, ऐसी आइडियोलॉजी को बताना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन अपने आप को लोगों को बता बता के इन्फ्लुएंस करना, प्रोपोगंडा चलाना कि अरे लड़के तो बढ़िया होते हैं, लड़के खराब होती हैं। तो ये प्रोपोगंडा है, लेकिन सब सही होता है, ये तो नॉर्मल चीज है। तो किसी को किसी के खिलाफ कुछ गलत बताना, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज आपस में प्रोपोगंडा चलाती रहती हैं कि यार ये बेकार है, वो बेकार है। एंड स्कूल में बहुत सारी पॉलिटिक्स होती रहती हैं, प्रोपोगंडा चलाते हैं कि यार इसको निकालो, ये करो, वो करो। सो ये सब प्रोपोगंडाज होते हैं बच्चा, एक दूसरे को लोगों को बहला फुसला के सारी चीजें इन्फ्लुएंस करना बेसिकली, है ना। तो ये जो प्रोपोगंडा था इसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा था? हिटलर को मसीहा कहा जाता था। एंड मसीहा वॉज समबडी हु सेंट टू दी जर्मनी, जो कि अब क्या करेगा? रिफॉर्म करेगा, जो जर्मनी को अब बाकी आने वाले बुरे वक्त से प्रोटेक्ट करेगा और सारी चीजें क्या करेगा? बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट करेगा, बेटरमेंट करेगा सोसाइटी का। और जो यूथ होगा ना उनके लिए बहुत बढ़िया स्कूलिंग सिस्टम, उनके लिए जॉब्स, जो सारी चीजें हो सकती हैं पॉसिबली बढ़िया बढ़िया, वो सब अपने प्रोपोगंडा में वो बताता था। एंड इसीलिए उसको मसीहा कह रहे थे। लेकिन ये मसीहा कब बहुत ही घटिया जो है बन जाएगा, वो अभी हमें चैप्टर में देखना। अच्छा चलो, अब बताओ जल्दी से, नाजी पार्टी के आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग जिस चीज में वो मानता था, नाजी यूथ जो था वो, नाजी यूथ ग्रुप्स फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स ऑफ एज वर कॉल्ड। नाजी ने, नाजिज्म मतलब जो एक आइडियोलॉजी है, देखो नाजिज्म ना एक आइडियोलॉजी है। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? नाजिज्म इज देयर, है ना, ये हमने पढ़ लिया है। एंड वी हैव ऑल्सो डन सोशलिज्म, इफ यू रिमेंबर, है ना। दिस इज लाइक अ सिस्टम, दिस इज लाइक अ आइडियोलॉजी जिसमें कोई बिलीव करता है। वैसे ही सोशलिज्म में क्या है? एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा जहां पर सोसाइटी का सिस्टम हो, सोसाइटी प्लस सिस्टम, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो सोसाइटी के लोग मिलकर चलाएंगे।
लेकिन नाजी आइडिया कैसा था, जो हिटलर के आइडियाज थे। हिटलर ने अपने इन पूरे आइडियाज को, देश दुनिया को कैसा दिखता है, वो आर्यंस को ही देखता है, वो एक पर्टिकुलर ब्रीड को ही देखता है, बाकी सब उसके लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये जो नाजिज्म वाला था, ये हिटलर की एक आइडियोलॉजी थी, जैसे वो अपने जर्मनी को देखता था। सो दिस वाज हिटलर्स आइडियोलॉजी, है ना। जैसे किसकी आइडियोलॉजी थी, कि हमारे पास सोशलिज्म होना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक्स, मेंशेविक्स, एवरीबॉडी हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। वैसे हमारे पास हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी, है ना, मोनार्की, ये सब चीजें क्या है, दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ द थिंग्स विल वर्क। कम्युनिज्म, है ना, कम्युनिज्म सुना है, कम्युनिज्म, इसमें भी आईएसएम आ गया, ये सब आइडियोलॉजी होती है। एंड दीज आइडियोलॉजी को लोग उस टाइम सीख रहे थे कि कौन बेटर है, पीपल वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो लोग धीरे धीरे चीजों को समझ रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो, तो जो 14 ईयर्स के बच्चे थे ना बच्चा, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज, दे वर सेंट टू जंग वॉल्स, उनको वहां पर भेजा जाता था। फिर इतना टाइम रहने के बाद उनको एक और अलग उसमें शिफ्ट कर दिया जाता था। तो जो जंक वॉक्स होते थे वहां पर उनको बहुत सारी चीज सिखाई जाती थी, हाउ द बॉयज आर सपोज टू बिहेव, हाउ दे हैव टू डोंट क्राई, एंड आंसू नहीं निकालना है और ये नहीं करना है, एकदम मस्कुलर है और स्टील का बॉडी है, हम, है ना, किसी को मुक्का मार देंगे तो उसके नाक से खून निकाल दें, ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जाती थी, एग्रेसिव बिहेवियर सिखाया जाता था। एंड दैट वाज द मोस्ट पैथेटिक ट्रॉमा दैट यू कुड गिव टू अ चाइल्ड, जो अपने इमोशंस इन एक्सप्रेस कर पाए। ओके, अगर आपको भी लगता है कि रोना बुरी चीज नहीं होता है, दैट इमोशंस को एक्सप्रेस करना इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। अगर आप उस इमोशंस को बाहर नहीं लेके आओगे तो आप परेशान हो जाओगे, आपकी बॉडी बहुत स्ट्रेस में हो जाएगी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू टेक आउट देयर इमोशंस बाय टाइम। अगर आपको लग रहा है कि अरे नहीं मुझे नहीं रोना है, नो, दैट इज नॉट द आइडियल। उसके लिए इंसान नहीं बना है, ये सब चीजों के लिए इंसान नहीं बना है। एक्चुअली में पहले ऐसा होता था कि पता है आप लोगों को, जब जंगल में रहते थे तो जो ऐसे काम होते थे कि थोड़े टफ काम होते थे, वो जनरली मेन करते थे। एंड मेन बाहर से लकड़ी लेके आते थे, खाने पीने के शिकार करने वो जाते थे, एंड women यूज्ड टू कुक एट होम बिकॉज शी आल्सो हैज टू टेक केयर ऑफ दिस। अब लोगों ने इसको पूरी आइडियोलॉजी बना दिया, है ना, कि नहीं ये लड़कों का काम होता है, ये लड़कों को रोना नहीं होता है, लड़के मस्कुलर होते हैं और लड़के जो हैं प्रोटेक्टर होते हैं। लड़कियां भी प्रोटेक्टर हो सकती हैं, लड़कियां भी मस्कुलर हो सकती हैं, और लड़कियां भी एग्रेसिव हो सकती हैं। हमें ये जो कुछ क्वालिटीज हैं, ये जेंडर से रिलेट करते करते बहुत सारे साल हुए हैं, करोड़ों सालों तक ये हिस्ट्री चली आई, तो उसको ब्रेक करने में हमें टाइम लगेगा, राइट। तो जो चीजें इतने सालों से चली आ रही थी, नाउ दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चा ऑस्विच क्या थे। किसी को पता है ऑस्विच क्या थे? ऑस्विच क्या थे हमारे पास? ऑस्विच क्या थे? ऑस्विच, एनीबडी इन माय क्लास हु कैन टेल मी? आओ पढ़ते हैं। ऑस्विच वाज द सेंटर फॉर मास किलिंग ड्यूरिंग नाजी रूल। ये होते थे मास किलिंग, लोगों को यहाँ पर लेके जाया जाता था। एंड यू डोंट लुक गुड, यू डोंट लुक गुड अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू मी यू शुड डाई। दैट वॉज द आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म। सो दैट इज हाउ यू रिमेंबर हिटलर के, सॉरी, हेलमुथ के फादर बात कर रहे थे कि जो हमने क्रिपल्ड और ज्यूज के साथ किया था, अब वही सेम चीज है, द एग्जैक्ट सेम चीज है अब हमारे साथ करने वाले हैं वो लोग। वो आते ही होंगे, उन्हें सच पता चल जाएगा हमने कितना बुरा किया है, और वही सारी चीजें रिपीटेडली हमारे साथ होंगी। तो ये लोगों ने बच्चा क्या करते थे, लोगों को मास किलिंग करते थे। बिकॉज नाजी रूल में हमने पढ़ा है, दे हैड अ सर्टेन रूल्स रेगुलेशन फॉर एवरीबडी। एक विमेन को अगर वो उसको अपने कास्ट में शादी नहीं करती थी, या अपने फैमिली से अपने रिलीजन से हटके किसी से शादी कर लेती थी, तो उसको उसको उसके हेयर शेव कर दिए जाते थे, उसके गले में प्लकार्ड लगा के घुमा जाता था कि आई एम अ शेमलेस पर्सन एंड ऑल दैट। ये सब उसको बोलने के लिए बोला जाता था, है ना। एंड मैंने अपने ऑनर का, अपने इज्जत का जो है बेकार की, ऐसे ऐसी चीजें बच्चा, उसको बहुत ह्यूमिलिएशन किया जाता था। तो नाजिज्म में एवरीबडी हैज दिस पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन टू बी फॉलोड। यहाँ पर जो भी हम पूरा पर्टिकुलर नाजिज्म में सारी चीजें पढ़ते हैं ना, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, विमेन के लिए, ओल्ड लोगों के लिए, ज्यूज के लिए, क्रिपल्ड के लिए,
एंड ये सब को किसी हर किसी के लिए गाइडलाइंस अवेलेबल थी. सो दैट वाज वेरी वेरी बैड एंड दैट वाज वेरी हीनियस, और वो लोगों को सफ़र भी करना पड़ा था. तो एक्चुअली द सेंटर फॉर मास किलिंग, जहाँ पर लोगों को लेके जाया जाता था. और यू नो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, एक टाइम ऐसा आ गया था लोगों के साथ मास किलिंग होता था ना, दे हैव एक्सेप्टेड देयर फेट. ठीक है, एनी फ्रैंक का नाम सुना है आपने? एनी फ्रैंक के द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में उसने वो सारी चीजें मेंशन करी हैं, बिकॉज शी वाज देयर एंड शी हैव फेस्ड ऑल दिस. एंड उनकी डायरी जो मिली तो वो फिर पढ़ी एंड पीपल वर रियली शॉक्ड, और आज पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है. सो मतलब एनी फ्रैंक ने लिखा हुआ अपनी बहुत सारी स्टोरीज में उसने मेंशन किया हुआ है कि देयर वाज अ टाइम कि हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो सच में बहुत बुरे हैं एंड वो अच्छे नहीं दिखते हैं एंड वी डोंट डिजर्व टू लिव, हम जिंदा रहने के लायक नहीं. लोगों ने इतना एक्सेप्ट, इतना ज्यादा ब्रेन वॉश किया था नाजिज्म के. पता है क्या होता था, लोग भी हेल्प नहीं करते थे एक दूसरे की, बिकॉज वेन एवर समबडी वाज टोल्ड कि आज आपको लेके उठा के लेके चले जाएंगे, तो जो नेबरहुड में लोग रहते थे वो भी डर जाते थे. क्योंकि पता है अगर कोई किसी की हेल्प कर देता था और उसको बहुत ऐसा एम्पैथी होता था और सिंपैथी थोड़ी बहुत दिखाते थे लोग, तो उसकी पूरी फैमिली को भी मार देते थे. तो हेल्प करना तो चाहते थे लोग, बट दे वर नॉट एबल टू हेल्प देम, बिकॉज उनको लगता था कि बदले में वो भी मर जाएंगे. सो दैट वॉज वेरी हीनियस जो हिटलर कर रहा था, और वो काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहा था चीजों को लेकर. ओके चलो, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नाजी पार्टी? बच्चा आप ये कर लोगे, ये मैंने आपको बहुत बड़ी ऐसे एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में पढ़ाया है. व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नाजी पार्टी? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. कौन है नाजी पार्टी के रिलेटेड, किससे है? हिटलर. हिटलर भाई साहब, है ना. और इसको हिटलर को हम नॉर्मल लाइफ में ज्यादा हिटलर बनने की कोशिश मत करो. बचपन में व्हेन आई वाज वेरी लिटिल, सो आई डिड नॉट नो हु हिटलर वाज व्हेन आई वाज वेरी लिटिल. सो माय मदर यूज्ड टू से मी कि अरे भाई तुम बहुत लड़ती हो, यू डोंट बिकम हिटलर एंड डोंट बिकम हिटलर, आप बहुत अपनी अपनी चलाती हो और जो हम कहते हैं वो सुनती भी नहीं हो. तो आई यूज्ड टू बी अ वेरी रेबल काइंड ऑफ अ किड. तो जो जो मतलब मुझे कोई बोलता था ना ये खाना है, तो मैं बोलती नहीं ये तो बिल्कुल नहीं खाना है. वो मेरे को बोलता था यही पहनना, मैं बोलती ये तो बिल्कुल नहीं पहनना. सो आई वाज काइंड ऑफ अ रेबल किड, है ना. तो मुझको थोड़ा ऐसा पता नहीं, अभी तो नहीं हूँ मैं ऐसा, अभी तो जो जो आई एम लाइक ओके ना ना आई अंडरस्टूड राइट. अभी बड़े होकर अक्ल आ जाती है ना कि क्या सही है गलत, पहले नहीं पता होता, बचपन में तो सब ऐसे होते हैं. सो दैट टाइम माई मदर यूज टू टेल मी कि अरे हिटलर जैसा, हिटलर हिटलर बनोगी क्या, हिटलर जैसे मत बिहेव करो. सो देन भाई कौन था हिटलर, भाई बहुत ही कुछ अच्छा इंसान होगा. देन व्हेन आई ग्रू अप एंड रेड स्टोरीज अबाउट हिटलर, 9th क्लास में पढ़ा उसके, शिट ये तो बहुत ही बुरा आदमी है, ये तो घटिया आदमी था बिल्कुल. ठीक है चलो. तो इसने अपनी पार्टी बनाई थी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, एंड इसको आप याद रख सकते हो NSGWP. ठीक है, NSGWP NSG NSGWP NSGWWP. ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. बहुत आराम से कर लोगे आप इसको, जितना अच्छे से मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई हैं, वेरी 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 इजी हो जाएगा आपके लिए. चलो करो बच्चा जल्दी से. द गैस चैम्बर्स क्या है? द गैस चैम्बर दैट लुक्ड लाइक बाथरूम्स equipped with fake shower heads were labeled as what? चलो बताओ. जो जो क्या होता था, लोगों को बोला जाता था जब वो गैस चैम्बर में भेजा जाता था, उनको कभी नहीं बताया जाता था कि दे वर बीइंग सेंट टू गैस चैम्बर्स. ठीक है, उनको कभी नहीं बताया जाता था बच्चा कि उनको गैस चैम्बर में भेजा जा रहा है. और वो क्लूलेस होते थे, एंड वो जब गैस चैम्बर में जाते थे तो बाथरूम जैसे नजर आते थे, इक्विप्ड विद फेक शावर. और सच में ऐसा लगता था ताकि वहां पर कोई आए तो पता ना चले किसी को, है ना. जैसे इंडिया में आप देखते हो कि इंडिया में मेजोरिटी जो है, जो हिंदुज्म को मानते हैं लोग, वो गंगा में नहाना जो होता है, गंगा जो बात होता है, वो काफी पवित्र होता है. इट इज वेरी यू नो वेरी प्रेश नॉट एग्जैक्टली प्रेशियस, आई एम रनिंग शॉर्ट आउट ऑफ वर्ड्स. कुछ तो बोलते हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा. तो वो बहुत ही रिलीजियस उसका लोगों से रिलेशन होता है. तो जब लोग फील करते हैं वो कनेक्शन, तो यहाँ पर जब मान लो कि कोई आता है एंड कोई देखता है कि अच्छा यहाँ पर एक शावर लगा हुआ है और इस पानी में ये एकदम प्योर, हाँ प्योर वर्ड है जो मेरा मिस हो रहा था, तो हम प्योरिटी हो जाएंगे कि गंगा जल में नहाकर पवित्र हो जाते हैं लोग, ऐसा मानते हैं ना. एंड अभी हमारे इधर कुंभ मेला भी लगा हुआ था, तो सो मेनी पीपल एक्चुअली वेंट देयर
है ना, महाकुंभ, सॉरी नॉट एग्जैक्टली कुंभ, महाकुंभ था, एंड दैट वाज सच अ सक्सेसफुल वेंचर। तो ऐसे में गैस चैम्बर बनाए होते थे, एंड वहां पर लोगों को बोला जाता था आप जाओगे, आप बिल्कुल प्योर होके आ जाओगे। लोग चले जाते थे, ब्रेन वॉश हो जाते थे, और वहां पर जब वो खड़े होते थे, गैस चैम्बर, उसमें से पानी तो बिल्कुल नहीं आता था, थोड़ी देर के लिए आसपास से गैस रिलीज होती थी, उनका दम घुट के डेथ हो जाता था। तो ये जो बच्चा क्या होते थे, ये जो होते थे, इनको क्या नाम दिया हुआ था हिटलर ने, इन्फेक्शन एरियाज। नाउ इमेजिन कि कोरोना के टाइम में एवरीबडी वाज यूजिंग सैनिटाइजर्स, सो सैनिटाइजर इज आल्सो वन डिसइंफेक्टेंट, जो भी वायरस बैक्टीरिया होगा उसको किल कर देगा। वी ऑल नो दैट, राइट? तो खुद सोचो कि अगर मान लीजिए फोन पर बात कर रहे कोई कि डिसइंफेक्शन एरिया में भेज रहे हैं लोग हमको, एंड सम व्हाई वुड एनीबडी थिंक कि ये डिसइंफेक्शन एरिया ऐसा कुछ हीनियस क्राइम हो सकता है? तो जो रॉ वगैरह, मतलब नॉट एग्जैक्टली, जो सीक्रेट एजेंसीज होती थी, when they were tracking all the entire things, whatever was happening in Germany, किसी को कुछ पता नहीं चलता था, because everybody used to say disinfection areas में जा रहा है, मीडिया से वो चीजें बाहर ही नहीं जा पा रही, लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है, बिकॉज हिटलर ने सब कुछ बैन करके रखा हुआ था, अपने न्यूज़पेपर नहीं बोल सकते हो, अपनी बातें नहीं लिख सकते, वो तो एनी फ्रैंक छुप छुप के लिख रही, तो हमें पता चल गया। नाउ इनको डिसइंफेक्शन एरियाज बोला जाता था कि जैसे कि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि, और ये इन्फेक्शन अगर आप वहां पर जाओगे तो ठीक हो जाएगा, एंड व्हेन somebody will overheard this conversation happening between two people, how can they think कि ये कोई मास किलिंग सेंटर हो सकता है, यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है जान से, यहाँ पर मास किलिंग हो रही है, हजार हजार बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, विमेन को, ओल्ड पीपल को, क्रिपल्ड को, ज्यूस को, हर किसी को मारा जा रहा था। एंड वी वर लाइक अरे डिसइंफेक्शन ही है, वो थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था ना इनको, तो वो इन्फेक्शन ठीक कर रहा है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो रखा है, एंड दे विल बी ट्रीटेड। So that was the kind of propaganda Hitler propagated and killed lakhs of people. Okay, चलो next question करते हैं बच्चा. What did Hitler view war? How did, sorry, not how, not what, how did Hitler view war? हिटलर वॉर को कैसे देखता है? वॉर कब हुआ था? 1914 एंड 1918, और हिटलर की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होगा, क्योंकि वो कुछ ऐसी गलतियां मिस्टेक कर देगा, देन इट इवेंचुअली इट विल लीड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो फिर से जर्मनी हार जाएगा। जर्मनी दोनों वॉर हारा हुआ, और आज उसका इकोनॉमी देखोगे तो क्या ही बोलूं बस। ठीक है, बहुत बढ़िया है आज का जो जर्मनी है, वर्ल्ड्स के फास्टेस्ट कार्स बना रहा है, एंड आई मीन आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन व्हाट जर्मनी इज डूइंग इकोनॉमिक वाइज, इट्स डूइंग वंडर्स। सो बहुत देखो, आप कितने सारा फेलियर देखा जर्मनी ने, दो वर्ल्ड वॉर में भी हार गया, एंड इतना ज्यादा मास किलिंग देखा, और आज देखो सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। चलो, जर्मनी ने हिटलर जर्मनी को, सॉरी यार क्या हो रहा है, हिटलर व्यूड वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। हिटलर को लगता था कि अगर वॉर हम करेंगे तो हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना वो खत्म हो जाएगा। उसको लगता था कि जितना ज़्यादा मैं अब एक्सपेंशन करूंगा, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ हर जगह से मुझे एक्सपैंड करना है, और अगर मैं जितना एक्सपैंड करूंगा तो मेरा पैसा बहुत आएगा। और ऑब्वियसली उसको ये भी था कि जो मेरे से ज़मीन खो गई है, मेरे से ज़मीन छीन ली गई थी वर्साई की ट्रीटी में, वो वापस ले लूँ, मैं सारी चीज़ें कर लूँ, और चीज़ें मेरे लिए थोड़ी बेटर हो जाए। ओके, चलो, सो दैट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये बता दो जल्दी से, व्हेन वाज द इनेबलिंग एक्ट पास्ड इन जर्मनी? इनेबलिंग एक्ट ने क्या करा था? व्हाट डिड इनेबलिंग एक्ट स्टैब्लिश? इट स्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप, राइट? वी ऑल नो दैट, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। तो आपके जर्मनी में हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट को स्टैब्लिश कर दिया था, लेकिन ये कब पास हुआ था? हु इज गोइंग टू टेल मी? ओके, चलो, इनेबलिंग एक्ट ऑन 3rd March 1933, and this established
ठीक है, दिस established dictatorship in Germany. Name the 4 countries included in the Allied powers in the World War One. Allied आने वाले थे, कौन थे बच्चा? 4 Allied. Who were the Allies? चलो, England, France, Russia and USA. England as in Britain. Don't get confused. Both are the same only. बस अपना नाम चेंज करते रहते थे. ठीक है, दिस वाज ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए. ये अलाइड थे. इनिशियल ये तीनों थे एंड यूएसए. अब दूसरे कौन कौन से थे? दैट वाज जर्मनी, जापान एंड इटली. ओके, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली. रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली बच्चा. दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. चलो, अब जल्दी से बोलो, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इनेबलिंग एक्ट? What was the significance of enabling act? enabling act का significance क्या था? मतलब obviously importance क्या था? अब आप लोग आराम से कर सकते हो, मैंने आपको इतना डिटेल में करा दिया है. कब पास हुआ था? लेट्स ट्राई टू यू नो रिमेंबर दिस. 3rd March 1933. 3rd March 1933 को enabling act was passed. ओके, आओ इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं. द इनेबलिंग एक्ट enabled Hitler to sideline the parliament and rule by decree. बिकॉज इसने इससे क्या एस्टैब्लिश कर लिया था? डिक्टेटरशिप. अब वो जो चाहे वो कर सकता था. ठीक है, इसने क्या करा था? ये डेक्रे पास करके अब वो जो चाहे वो कर सकता था. ही वांटेड टू बैन समबडी, ही वांटेड टू सस्पेंड सिविल राइट्स, ही वांटेड टू किल समबडी, ही वांटेड टू किडनैप समबडी, ही वांटेड टू अरेस्ट पीपल. everything that he could thought of, he will be doing it and he has done it. okay, so ये enabling act future change कर देता है. एक बार फिर से बच्चा हम इसका डेट रिवाइज करेंगे. so that was 3rd March 1933. अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो कुछ भी नहीं करना है आपको. 3 3 3 and 3. yes, 3rd March 33. and I'm also born on 3rd, but 3rd February, not March. Thankfully, thank God, बच गए. ओके, वरना इनेबलिंग एक्ट के दिन से मुझे याद करना पड़ता अपना बर्थडे. एनीवेज बच्चा, चलो क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से. Which concept of Hitler's ideology revealed his desire for an extended empire? वो कौन सा आइडियोलॉजी था जिसने रिवील कर दिया कि उसको एक बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा करना है? ये तो आप लोग आराम से कर लोगे, हंसते खेलते. द जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट और कंसेप्ट ऑफ लिविंग स्पेस जो अपनी बढ़ाना चाहता था, और उसने वो बहुत सारे अपने बुक्स में और आइडियोलॉजी में बोला भी है कि हमें अपनी जो जिस एरिया में हम रहते हैं उसको अगर हमें बहुत अच्छा बनना है, लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, तो हमें अपना लिविंग स्पेस एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको और बड़ा करना पड़ेगा, so that lot of people will listen to us and all that thing and things like that. Chalo, which country used atomic bombs during World War II? वो कौन सी कंट्री थी जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में एटॉमिक बॉम्ब्स यूज किए थे? ये तो आप सब जानते हो, हिरोशिमा एंड नागासाकी. Which country used atomic bombs during World War II? That was USA. Okay, USA used atomic bombs during World War I against Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki respectively. और इसने भाई साहब बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट किया था. दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि एटॉमिक बॉम्ब यूज हुए थे वर्ल्ड वॉर में. What was the work entrusted to the International War Tribunal set up in Nuremberg after the war? बच्चा, वॉर के बाद जो इंटरनेशनल वॉर ट्रिब्यूनल जो है वही वर्साई जैसा पीस ट्रीटीज का काम किया था.
It was to prosecute Nazi war criminals. एक इंटरनेशनल वॉर ट्रिब्यूनल बनाया गया था, लेकिन ये ज्यादा काम कर ही नहीं पाया बिकॉज कुछ प्रूफ ही नहीं छोड़ा था. यस, यू हर्ड मी राइट. जो लोग नाइजिज्म आइडियोलॉजी को मानते थे उन लोगों ने प्रूफ ही नहीं छोड़ा था. सच में सब कुछ जला डाला था. दिन दिन में, रात रात में सब कुछ सबूत मिटा दिए थे. देयर वर ओनली वेरी लेस पीपल जो एक्चुअली पकड़े गए थे, जो एक्चुअली हीनियस क्राइम के लिए देवर सजा सुनाया था जिनको. दे वर वेरी लेस पीपल. तो लेकिन फिर भी इंटरनेशनल वॉर जब लोगों को पता चला कि जर्मनी में ऐसा कुछ हो रहा था, तो देयर वाज दिस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल विच सैट डाउन. एक बहुत सारे जजेस पूरी दुनिया से आते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर पता चलती है, एंड ये न्यूरमबर्ग में बैठते हैं और दे डिसाइड दैट हम जो जो भी लोगों ने किया ना उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी. उन्होंने जो भी किया है ना उनको जो है प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उनको फांसी सुनाई जाएगी, और ऐसा आगे कोई ना करे. ऐसा करना हीनियस है. तो ऐसा नहीं कि कोई कंट्री के लोग किसी कंट्री के लोग को मार सकते हैं. ऐसा भी नहीं है कि हमारे कंट्री के लोग हम कुछ भी करें, कोई बाहर वाले बोलेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उनको भी तो समझ रहे हो, पैसे का चक्कर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द नेम गिवन टू सेपरेटली मार्क्ड एरियाज वेयर द ज्यूज लिव्ड. जो ज्यूज होते थे, ज्यूज को बहुत हेट करता था हिटलर, बिकॉज बचपन से उसकी अपब्रिंगिंग जो है वो देखते हुए पैदा जब हुआ था तो देखता था कि ज्यूज को वो हेट करता था. बहुत सारी ऐसी कहानी थी, बहुत सारे ऐसा कोई स्टोरी में बोलता है कि हिटलर की जो मदर थी उनका ट्रीटमेंट कर रहा था एक डॉक्टर, वो जीव था, और उसके वजह से उसके बहुत ही बेकार ट्रीटमेंट की वजह से हिटलर की मदर एक्स मतलब जिंदा नहीं बच पाई थी, तो ही हेटेड ज्यूज. ही स्टार्टेड हेटिंग ज्यूज. एंड दूसरी स्टोरी में बोला जाता था कि जो ज्यूज होते थे वो पैसा वसूली करते थे लोगों से. तो हिटलर को ना बचपन से मतलब हेट्रेड था बहुत ज्यादा. ही डिड नॉट लाइक हाउ द ज्यूज, लोग वो जो भी रिलीजन को मानते थे. सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्टोरीज व्हाई हिटलर डिड नॉट लाइक ज्यूज. तो वो भी हम जो है उतना हमसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन वो ज्यूज को अलग लगता था और क्या बोलता था. द सेपरेटली मार्क्ड एरियाज वेयर द ज्यूज, ये गीटोज में रहते थे, बहुत भयानक से एकदम ऐसे लगता था कुछ बहुत ही डेंजरस सा है, और ऐसा लगता था कि ये बहुत ही हॉन्टेड सी प्लेस है. ऐसी जगहों पर ज्यूज को रहने के लिए इसने जगह बनाई हुई थी. मेन जर्मनी में, जर्मनी के नॉर्मल ट्रैफिक्स में, रोड्स पर अलाउड नहीं था लोगों को. ठीक है, दे वर नॉट अलाउड टू मूव अराउंड थिंग्स लाइक दैट. Which incident persuaded USA to join the war? Why did USA join the war? We all know that, right? Japan's unprovoked attack on US base at Pearl Harbor in December 1941 persuaded the USA to join the war. USA was very clear कि भाई इस बार तो मैं वॉर में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करूंगा. I'll not enter in the war. मैं वेट करूंगा चीजों का. बट जापान ना एक टाइम पे बहुत पावरफुल था, चाइना से भी पावरफुल था भाई, सब बहुत ज्यादा पावरफुल था. एंड जापान की आर्मी से लोग थर थर कांपते थे. सच में, आई एम नॉट लाइंग. जापान की आर्मी ने चाइनीज आर्मी भी हराई हुई है एक टाइम पर. एंड दे कॉन्कर्ड, ऑलमोस्ट कॉन्कर्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ चाइना. इतना पावरफुल था एक टाइम पर जापान. जापान भाई साहब क्रेजी हो रखा था, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो पूरी टेरिटरी कंट्रोल कर लूंगा, मजे ही मजे आ जाएंगे. तो जापान ने एक शिप पर अटैक कर दिया था, एक बेस पर अटैक कर दिया था, नेवल बेस पर, जो यूएस का था, पर्ल हार्बर पे. और फिर ऑब्वियसली भाई कोई शिप्स है वो कुछ चीज लेके जा रही है उसमें. अब तुम खुद सोचो दैट इंडियन आर्मी का एक बेस है और उस बेस पर कोई अटैक करते हैं बिना मतलब गलती से हो जाए, बट हमें लगेगा ना कि अरे हम पर अटैक करा है, हमारे पूरे देश पर अटैक माना जाएगा ये. तो फिर जाके दिस दिस इवेंचुअली लेड टू, जहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें एस्केलेट भी हुई थी, और जापान के ऊपर आपको पता है एटॉमिक बॉम्ब भी गिराया था आपके यूएस ने. ठीक है, तो दिस वाज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ नहीं, मैंने तुम्हें इसके बारे में स्टार्टिंग में सुनाई थी. पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है. पूरा चैप्टर मैंने आपको ऑलमोस्ट रिवाइज करवा दिया है. व्हाट डू यू नो अबाउट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज. वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के बारे में आप क्या जानते हो? ये कहाँ की है? ये जानते हैं. क्या किया था इसने? ये भी जानते हैं. तो क्या लिखेंगे? आंसर. इट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज व्हिच बिलोंग्स टू यूएसए. और इसके कोलैप्स से, इसके डाउनफॉल से
इकोनॉमिक डिप्रेशन ड्यूरिंग 1930, और ये एग्जैक्टली कब हुआ था? 1929। ओके 1929 में ये हुआ था, और इससे फिर लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया था, जिसमें जर्मनी को भी काफी सफर करने वाला था। Which countries were known as Axis power in World War II? Not World War I. World War II में क्या अलग पावर थी? चलो World War II का भी देख लेते हैं। World War II में भी बच्चा एक्सिस पावर कौन थे? जर्मनी, इटली एंड जापान ही थे। ओके वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये तीनों लोगों ने टीम बनाया हुआ था, एंड दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, When did Youth League of Nazis found? यूथ लीग मतलब वो अपनी एक बच्चों की लीग बनाता था, जो यंग बच्चे होते थे उनको बताता था आपको ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें वो डिफाइन करता था। वो कब फाइंड हुई थी? व्हेन इट वाज फाउंडेड, द यूथ लीग ऑफ नाजिज्म, नाजीज वर फाउंडेड इन 1922। ठीक है 1922 याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नेक्स्ट अप वी हैव ट्रेस एनी 3 मेन फीचर ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ हिटलर। हिटलर की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसकी 3 बातें बता दो। कौन से 3 मेजर फीचर थे? क्या मुझे बता सकते हो? क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है क्या मेन फीचर्स थे? चलो फिर पढ़ते हैं। और 1933 हिटलर चांसलर बन जाता है जर्मनी का, और धीरे धीरे अपनी डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करता है बाय पासिंग अ इनेबलिंग एक्ट। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ वॉर टुवर्ड्स अदर कंट्रीज। Very important. He pulled out of the League of Nations, that was in 1933, reoccupied Rhineland in 1936, and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan "One People, One Empire and One Leader." वो बोलता था एक लोग ही होने चाहिए, एक तरीके से एक ही एम्पायर होना चाहिए और उनका एक ही लीडर होना चाहिए, यानी कि मैं हिटलर, मेरा एक एम्पायर और एक ही तरीके के लोग, और वो थे आर्यंस। बाकी सब उसके लिए कुछ मैटर नहीं करता था। आर्यंस कौन लोग होते थे बच्चा? जिसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हिटलर ने डिस्क्राइब किया है कि इस तरीके की आंखें होनी चाहिए, इस तरीके के बाल होने चाहिए, इस तरीके की बॉडी होनी चाहिए, तो मैं उनको पास करूंगा, और इवन उनका डीएनए भी टेस्ट करूंगा। बहुत बढ़िया, वरना आपको कंसंट्रेशन कैंप्स भेज मास किलिंग कर दूंगा। ठीक है। द पीस ट्रीटी एट वर्साई विद द एलाइज was a harsh and humiliating peace treaty. Explain statement with any 3 examples. जो पीस ट्रीटी वर्साई में हुई थी बच्चा, वो एलाइज के लिए काफी हार्श थी एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस ट्रीटी थी, यानी कि जिसके नाम में पीस है वो पीस नहीं दे रहा है, ह्यूमिलिएशन कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है ना, जो लोग हैं उसके पर्टिकुलर देश के लोगों के साथ बुरा भला कर रहा है। सो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वील जस्ट ट्राई टू रीड दिस आउट। In the First World War, Germany was defeated. The peace treaty at Versailles with the Allies was a harsh, humiliating peace. Germany lost almost overseas colonies and much of its territory to in Europe. सब कुछ चले गया था बेसिकली, उसका सब छीन लिया था। जर्मनी लॉस्ट ऑलमोस्ट 75% ऑफ आयरन, एंड बाय मतलब 75% आयरन मतलब देश खत्म, ये लगा लो। तो 26% कोल फ्रांस को चला गया था और बहुत सारी बाकी कंट्रीज को। The Allied powers demilitarized Germany to weaken its power. Germany was forced to pay compensation around 6 billion. The Allied powers occupied the resources-rich Rhineland in the 19 till the 1920s. इनमें जो भी याद आ जाए वो पूरा प्रॉपरली लिख देना। This happens to be the very 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 important question. सुपर से भी डुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको जरूर जरूर करना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। एक्सप्लेन द 3-fold प्लान ऑफ हिटलर बिकमिंग चांसलर ऑफ जर्मनी टू कंसोलिडेट द नाजी पावर। एक प्लान किया था हिटलर ने कि मुझे कैसे कैसे सारी चीजें करनी है, कौन कौन सी फील्ड में किस किस हिसाब से मुझे सारी चीजें करनी है, एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लॉन्ग टाइप ऑफ आंसर। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। Hitler's threefold plan comprised of capturing the legal authority to rule, crushing the country's political opposition, and eliminating rivals within the party. ठीक है, तो क्या करता था? बाकी सबको खत्म करके खुद का रूल। In the pursuit of force, the user attack fire वाला पूरा, एंड मतलब देख रहे हो तुम किस तरीके से इसने धीरे धीरे सारी चीजों को एक आग लगा दी, बोल दिया कि सस्पिशियस था, पता नहीं चला किसने क्या कर दिया, आज तक पता नहीं लगा पाया क्या हुआ, क्योंकि पता लगने देंगे तो पता लगता है ना। और खुद से सारी चीजें इमरजेंसी करके लोगों का मर्डर किया, लोगों को जेल में डाला और सिविल लिबर्टीज को भी खत्म कर दिया।
मार्च 1933 में तो उसने इनेबलिंग एक्ट ही पास कर लिया और सारी पावर खुद को ट्रांसफर कर ली, जो खुद चलाने वाला था वो. Further, Hitler turned his attention to rival political parties. He outlawed all existing and potential opposition institutions, and by July 1933, the Nazis were the only legitimate party in Germany. और नाजी की जुलाई 1993 तक सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी बचती है पूरे जर्मनी में, एंड दैट वाज ओनली द नाजी पार्टी. नाजी पार्टी का पुराना नाम क्या है? एनजी, एनएसजी, डब्ल्यूपी. एन नेशनल, एस सोशलिस्ट, जी जर्मनी वर्कर्स पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी. हो जाएगा, यह चीजें आपको धीरे धीरे बच्चा रिवाइज हो जाएंगी. चलो, When did Hitler formally announce his violation of the Treaty of Versailles? वो कौन सा दिन था जब इसने अनाउंस कर दिया था कि ये जो वर्साई में ट्रीटी साइन हुई थी, आज हम इसको फाड़ रहे हैं. फाड़ रहे हैं, आज से हम इसको नहीं मानते. हम अपने हिसाब से अपने रूल्स रेगुलेशन देंगे, हम किसी का कंपनसेशन पे नहीं करेंगे. जो भी वर्साई ट्रीटी में लिखा था, दैट डज नॉट इवन स्टैंड 1% ऑफ अस इन फ्रंट ऑफ अस. हम इसका 1% भी नहीं मानने वाले. ऐसा हिटलर ने कब किया था? ऐसा हिटलर ने किया था. Hitler formally announced his violation of Treaty of Versailles in March 1935. मार्च 1935 में, मार्च 1935 में बच्चा क्या किया था? हिटलर ने मार्च 1935 में ये जो वर्साई का ट्रीटी था, इसको बोला कि आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, मैं अब अपने हिसाब से अपने देश को चलाऊंगा. ठीक है, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हिटलर क्लेम दैट ही गोइंग टू मेक जर्मनी इक्वल पोजीशन यूरोपियन. बोलते हैं कि मैं अपने आप को सेम ही मानता हूँ, ज्यादा नहीं, सबने लड़ाई करी थी तो एवरीबॉडी इज रिस्पांसिबल. यूरोपियन नेशन हैड नॉट फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिसआर्ममेंट. भी अपने हथियार नहीं गिराएगी. ट्रीटी में मतलब ऐसे लिखा हुआ था कि सब अब कोई हथियार यूज नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारे बाकी यूरोपियन देशों ने ऑब्वियसली आर्म्स एंड हथियार यूज कर रहे थे. लेकिन जर्मनी ऑब्वियसली वेमार रिपब्लिक बहुत अच्छी थी, उसने सारी चीजें मानी और उसने यूज नहीं करी. लेकिन हिटलर वाज लाइक हम कैंसिल करें, हम भी हथियार लेके आएंगे. एंड देन उसने बहुत 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 ज्यादा यूज किया है बच्चा आपका आर्म्स एंड रेगुलेशंस का. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. What was the ideology of Nazi regarding the Jews? Jews जो थे, नाजीज उनको कैसे दिखता था? What was the ideology that he followed for the people जो Jews थे? Jews के लिए बच्चा उनकी कैसी आइडियोलॉजी थी जो आपको यहाँ पर याद रखनी है. Let me tell you something which you have to remember from this portion. ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि क्या आइडियोलॉजी थी. देखो, आओ देखते हैं, पढ़ते हैं इसको. आइडियोलॉजी थी कि सारे स्कूल को क्लीन कर देना चाहिए और प्योरीफाई कर देना चाहिए. टीचर्स को डिसमिस कर देना चाहिए अगर वो ज्यूज हैं तो. और ये पॉलिटिकली अनरिलायबल है क्योंकि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं. क्या पता बच्चों को क्या सिखा दे. बहुत बढ़िया. German and Jewish children were not allowed to sit or play together. All the undesirable children, according to him, वो Jews होते थे, जिप्सीज होते थे या फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होते थे, उनको स्कूल से डिसमिस कर देता था. एंड फाइनली उनको कहाँ लेके जाता था? गैस चैम्बर में लेके जाता था. फाइनली बच्चों को गैस चैम्बर में लेके जाता था. और छोटे छोटे बच्चों को भी, लिटरली छोटे छोटे बच्चों को वो मार देता था. सांस में उनका ब्रीदिंग इशू करके लोगों को मार देता था. दैट वॉज द वेरी प्रॉब्लमैटिक चीजें जो हो रही थी आपके पूरे के पूरे पोर्शन में. ओके, तो आई होप कि आपको बड़ा सारा मजा आया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया आप लोगों को पढ़ाने में इस वीडियो में. एंड ऐसी सारी वीडियोस अब हम इसकी जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो हम उसमें थोड़े लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस करेंगे. जब लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ी चीजों को और अच्छे से समझेंगे. ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एवरीबॉडी. एंड थैंक यू सो मच इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो टिल सो दैट्स ग्रेट. इतने सारे जो ऑलमोस्ट हमने 4 क्वेश्चन करे, ये सब आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे. सारे तो ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे, बट इन्हीं में से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा. सो डेफिनेटली अगर ये पीडीएफ चाहिए रहेगा तो टेलीग्राम का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये पीडीएफ पे मिल जाएगा. थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव. बाय, टेक केयर.